प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उषा कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो सबसे पहले हम कवि शमशेर बहादुर सिंह के विषय में संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड हो गया है, उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में साहित्य रचना की। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने लिखा है। उन्हें साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 1993 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। 1911 में उत्तराखंड के देहरादून में जन्म हुआ और 1993 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इनकी पुस्तक का नाम है। काव्य रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूँ नहीं मैं, चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कविता के सशक्त हस्ताक्षर थे, प्रयोगवादी कवि थे। उन्हें बिंबधर्मी कवि के रूप में भी जाना जाता है। बिंबों का बड़ा सटीक प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा में सूर्योदय से पूर्व की प्रतिक्षण परिवर्तित होती प्रकृति के शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। किस तरह से प्रातःकाल परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से उपमानों का वो प्रयोग किए हैं, ऐसे ऐसे सटीक और सुंदर उपमान का प्रयोग इन्होंने किया है जो कल्पना से परे है। तो आगे हम कविताओं को देखता हूँ। तो पहली पंक्ति है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। बिल्कुल ही सरल शब्दों में लिखी गई कविता है। कह रहे कवि कि प्रात मने प्रातःकाल, नभ मने आसमान, बहुत नीला, अत्यधिक नीला, शंख जैसे, शंख के समान। भोर मने प्रातःकाल को बोलते हैं। नभ मने आसमान, राख जले हुए लकड़ी, खाना बनाते समय या कोई भी लकड़ी या चीज़ वस्तु जब जल जाती है तो उस जलने के बाद आग बुझ करके राख, जब आग बुझ जाता है तो उसे राख बोलते हैं। लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ये दूसरा उपमा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत काली सिल, बहुत काली, काले रंग की सिलबट्टा जिससे मसाले पीसती है गांव की औरतें। जरा से लाल रंग के केसर एक प्रकार का वस्तु होता है जो कश्मीर में पाया जाता है। बड़ा ही पौष्टिक और फ़ायदेमंद होता है, सुगंध भी अच्छा होता है इसका और फ़ायदेमंद भी होता है। स्लेट, बच्चे जो पढ़ते हैं स्लेट पर। लाल खड़िया, लाल रंग का चाक, मल दी हो किसी ने लगा दी हो। अब हम देखते हैं कि पहला किस तरह से कवि प्रयोग कर रहे हैं अपनी कविताओं में, किस प्रकार से वो बिंब का, प्रातःकाल का वर्णन कर रहे हैं कवि। तो कवि कह रहे हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकालीन आसमान कवि को नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। जब सूर्योदय हो रहा है प्रातःकाल, सूर्योदय का वर्णन अनेक कवियों ने अनेकों तरह से किया है। सूर्योदय से पूर्व प्रातःकालीन आकाश नीले शंख की तरह बहुत नीला, बहुत अत्यधिक नीले शंख की भांति सूर्योदय उन्हें लग रहा है। भोर का नभ, भोर माने प्रातःकाल का, नभ माने आसमान, अर्थात सूर्योदय होते समय आसमान कवि को अत्यधिक नीले शंख की तरह दिखाई दे रहा है, शंख के समान दिखाई दे रहा है। दूसरा जो उपमा का प्रयोग किए हैं प्रातःकाल का, दूसरा जो एग्जाम्पल लिए हैं, राख से लीपा हुआ चौका, चौका बोलते हैं
रसोई खाना बनता है गांव में, जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उसी पर लकड़ी जला करके गांव में जो औरतें खाना बनाती है उसको चौका बोलते हैं। यहाँ खाना बनाने का स्थान और चूल्हा। तो उसको प्रातःकाल स्त्रियां उठ करके सबसे पहले उसमें जले हुए जो राख होते हैं उसको बाहर निकालती है और उस राख को पानी में घोल बना करके उसी से उसको लिपती है, चिकना करती है, सुंदर करती है। तो प्रातःकाल ये काम होता है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही। तो जैसे अभी अभी लिपा गया है चूल्हा तो गीलापन का एहसास हो रहा है, उसी तरह से प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है आकाश में रात्रि की ओस के कारण, रात्रि में ओस पड़ता है तो ओस की बूंदों के कारण पूरा वातावरण में नमी रहती है। प्रातःकाल सूर्योदय जैसे होता है, प्रातःकाल बाहर निकलेंगे तो ओस की बूंदें घास पर, तिनकों पर दिखाई देती है साफ साफ, थोड़ा सा गीला गीला नम पृथ्वी लगती है। तो उसी प्रकार चूल्हा भी नम है। तो प्रातःकालीन आसमान कैसा लग रहा है? जैसे अभी अभी चौका को किसी गांव की स्त्री अपने चौके को, अपने चूल्हे को राख से लीप दी है, जो पूरी तरह से सूखा नहीं है, अभी गीला गीला है, वैसा ही आसमान प्रातःकालीन दिखाई दे रहा है। दूसरा, तीसरा कैसा एग्जाम्पल लिए हैं प्रातःकाल को? बहुत काली सिल, बहुत काली, बहुत ही काले रंग की, जरा से लाल केसर की, लाल रंग के केसर, काले रंग के सिल पर लाल केसर पीस करके जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और जब सिल बट्टे पर मसाला या कुछ भी पीसती है स्त्रियां तो उसको धुलती है तो पूरी तरह जरा से लाल केसर से कि जैसे थोड़ा सा धुला हुआ है, अर्थात उस काले रंग के सिल पर थोड़ा थोड़ा केसर लाल रंग का अभी भी लगा हुआ है। ऐसा प्रातःकालीन आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान नीला होता है, उस नीले आसमान में सूरज की जो लाल रोशनी है जो फैली हुई है, बिखरी हुई है, वो ऐसा प्रतीत हो रही है कवि को जैसे सिल पर केसर पीस करके, लाल केसर, और हल्का सा धो दिया गया है, अर्थात थोड़ा थोड़ा चारों तरफ लगा हुआ है, उस सिल की तरह आसमान दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आगे का जो ले रहे हैं उदाहरण, कवि कह रहे हैं कि स्लेट पर, स्लेट पहले के बच्चे स्लेट और पेंसिल से प्रैक्टिस करते थे लिखने का, ABC या क ख ग लिखने का अभ्यास करते थे, उसको स्लेट कहते हैं। स्लेट वो भी काले रंग की होती है और लाल रंग की खड़िया, खड़िया चाक को बोलते हैं। लाल रंग के चाक, हर कलर के चाक मिलते हैं, तो लाल चाक उसके ऊपर मल दिया हो किसी ने, उस काले रंग के स्लेट पर लाल रंग का चाक मल दिया है, चारों तरफ हल्का लालिमा उस स्लेट पर फैली हुई हो, ऐसा प्रातःकाल उन्हें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बड़े ही सुंदर सटीक प्रयोग उन्होंने किया है। उषाकालीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मल दी हो, अर्थात आकाश पर लालिमा छाई थी, वैसा ही दिखाई दे रहा था आसमान। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो पहला होगा काल, प्रयोगवाद, प्रयोगवादी काल के कवि थे। भाषा सरल, छंद मुक्त, भाषा में सरल खड़ी बोली लिख सकते हैं और छंद मुक्त, ये 3 पॉइंट्स हैं। और चौथा पर है उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रात नभ था, बहुत नीला शंख जैसे, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। इसके बाद उपमा अलंकार, भोर का नभ, भोर का नभ राख से लिपा हुआ, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कवि ने बिंबों के द्वारा प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। इस तरह से काव्य सौंदर्य इसका संपन्न हुआ। को देखते हैं। तो नेक्स्ट पंक्ति है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे नील, नील माने नीले, जल माने पानी, गौर माने गोरे रंग का, झिलमिल माने झिलमिलाना, हिलना, चमकता हुआ शरीर, झिलमिल, देह माने शरीर,
झिलमिलाता हुआ शरीर, चमकता हुआ शरीर हिल रहा है, ऐसा लग रहा है। और जादू टूटता है। अब जादू क्या हो रहा है? टूट रहा है, समाप्त हो रहा है। उषा, अब सूर्योदय हो रहा है, अब प्रातःकाल हो रहा है। तो इन पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीले गगन में सूर्य की पहली किरण ऐसी दिखाई देती है, नील जल में या किसी की नीले रंग के जैसे पानी में, जल में, गहरा अगर समुद्र है वो भी नीला होता है पानी, तो उस नीले रंग के जल में ऐसा लग रहा है कि कोई गोरे वदन वाली उसमें स्नान कर रही हो और उस पानी के अंदर से हल्का हल्का उसका प्रतिबिंब, उसका चित्र दिखाई दे रहा हो, झिलमिलाता हुआ उस पानी की लहरों के साथ। ऐसा प्रातःकाल, नीले रंग के प्रातःकाल, नीले रंग के आसमान में जब सूरज की किरणें लाल उसमें से निकलती है, सूरज निकलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कवि को जैसे नीले रंग के जल में, पानी में कोई गोरे वदन वाली उसमें स्नान कर रही हो और उस पानी की लहरों के साथ उसका वदन हल्का हल्का झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। मानो कोई सुंदरी नीले जल में नहा रही हो और उसका उज्जवल गोरा शरीर जल की लहरों के साथ झिलमिला रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जादू टूटता है, अब सूर्योदय हो रहा है। जब सूर्योदय हो जाएगा, ये तो सूर्योदय होते समय का वर्णन है। प्रातःकाल जैसे सूरज प्रकट होने शुरू होते हैं, धरती पर दिखाई देना, उस समय का वर्णन हो रहा है। जब पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, सूर्योदय हो जाता है, तब सारा ये जादुई जो शक्ति है वो सभी समाप्त हो जाती है, जो सुंदर लगती है। तो इस प्रातःकालीन उषा का यह प्राकृतिक भव्य और आकर्षक सौंदर्य अब समाप्त हो रहा है। जो भी सुंदर सौंदर्य बन रहा था, सुंदर प्रतिबिंब बन रहा था, जो सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा था, जो जादुई सुंदरता कवि के मन पर दिखाई दे रहा था, वो सब अब क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। क्योंकि सूर्योदय से उषा के सौंदर्य का आकर्षण अब समाप्त हो जाएगा। पूरी तरह सूर्य निकल जाएंगे तो जो प्रातःकालीन सुंदरता है प्रातःकाल का, वो समाप्त हो जाएगा। उषा की लालिमा के स्थान पर अब चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश आ जाएगा और वो जो सूर्योदय की लालिमा समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से काव्य भावार्थ संपन्न हुआ। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काल प्रयोगवाद, भाषा सरल खड़ी बोली, छंद मुक्त है ये। इसके बाद गौर झिलमिल दें जैसे हिल रही हो, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि प्रातःकालीन सूर्य गोरे वदन की नहाती हुई स्त्री की तरह झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद दो विशेषण का प्रयोग किया गया है। शरीर के लिए, देह के लिए दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है। देह शब्द के लिए गौर और झिलमिल, गौर झिलमिल, गोरा और झिलमिलाता हुआ शरीर, ये देह शरीर के लिए दो विशेषण का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ उषा का मानवीकरण किया गया है। उषा, जब प्राकृतिक चीज़ों का मनुष्य के रूप में वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ प्रकृति उषा किस तरह से गौरवदन शरीर की तरह झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही है, किस तरह से उसका जादू टूट रहा है, किस तरह से वो जादुई प्रभाव डाल रही है, तो उषा का मानवीकरण भी किया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? करे कौन सा ऐसा देख करके हम कह सकते हैं कि कविता, उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? कविता किन उपमानों के, कई उपमान का प्रयोग किए हैं। उपमेय की तुलना जब उपमान से होती है तो कई उपमानों का प्रयोग किए हैं इसमें प्रातःकाल का। तो किन किन उपमानों को देख करके हम कह सकते हैं? तो पहला है, कविता में प्रातःकालीन आकाश की तुलना गांव के घर का जो चौका है, जो राख से लिपा हुआ है, अभी गीला है, उससे तुलना किया गया है। जैसे वातावरण गीला होता है उसी तरह से। और आसमान में नीले रंग के आसमान में
लाल रंग के सूरज निकलने से जो चौका होता है, चौके में आग जलते जलते अंदर अंदर हल्का लालिमा आ जाती है उसके अंदर, तो वह चौके के अंदर की लालिमा आसमान की लालिमा से तुलना कर रहे हैं। आसमान में भी चारों तरफ लालिमा फैल जाती है सूर्योदय होने के समय, उसी तरह से चौके के अंदर, चूल्हे के अंदर भी आग जलते जलते हल्का लालिमा हो जाती है, और उस लालिमा को जब लिपा गया है राख से तो नमी हो गई है, हल्का गीलापन आ गया है, तो वह गीलापन प्रकृति के गीलापन से तुलना किया गया। प्रकृति प्रातःकालीन नम रहती है उसकी बूंदों की वजह से, वैसा ही वो चौका भी है, चूल्हा भी है। दूसरा, इस प्रकार के भोर के नभ को केसर से धुली हुई पिसी हुई काली सिल, काले रंग के सिल से तुलना किया गया है। दूसरा, जो गांव का ही ये भी चिन्ह होता है, सिल बट्टा से मसाले पीस करके औरतें खाना बनाती है, तो उसका भी प्रयोग किया गया है कि लाल केसर को काले रंग के सिल पर पीस करके और हल्का सा धो दिया गया, उस पर चारों तरफ बाकी फैला हुआ है, दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। पूरी तरह से धो देंगे तब तो सिल काली हो जाएगी, पूरी तरह से नहीं धुली है, जरा सी धोई गई है, हल्का हल्का लगा हुआ है। और तीसरा प्रयोग किया है उन्होंने, भोर की लालिमा का वर्णन किसी बच्चे की स्लेट से, काले रंग की स्लेट पर भी लाल रंग का चाक खड़िया मल दिया है किसी ने, तो उसी तरह से नीले आसमान में लालिमा फैली हुई है, तो उस स्लेट पर, काली स्लेट पर लाल चाक मल दिया गया हो। ये भी गांव के बच्चे ही स्लेट और पेंसिल चाक से पढ़ते हैं, शहर के लोग तो सीधे पेंसिल और कॉपी उठा लेते हैं बच्चे प्रारंभ से ही। और नेक्स्ट प्रयोग किया है उन्होंने, सूर्योदय की पहली किरण को नीले जल में स्नान करती हुई गौरवधन वाली, गांव के लोग ही नदी में स्नान करने जाते हैं स्त्री पुरुष, तो ये भी ग्रामीण का ही प्रयोग किया गया। प्रातःकाल उठ करके स्नान करते हैं पुरुष और स्त्रियां दोनों, तो स्त्री, कोई गौरवधन स्त्री जल के अंदर स्नान कर रही है और उसका गौरवधन झिलमिला रहा हो, ऐसा आसमान में सूर्योदय के समय दिखाई दे रहा है, उससे भी तुलना किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। गांव की सुबह का ही, सुबह होते ही ये सब सारी एक्टिविटी होने लगती है, ये सारी गतिविधियां होने लगती है। औरतें उठ करके सबसे पहले चौके को लिपती है, साफ़ करती है, बच्चे उठ करके लिखने पढ़ने लगते हैं, मसाले पीसते हैं, केसर या मसाले सिलबट्टे पर पीसा जाता है, तो वो भी प्रातःकाल ही होता है। स्नान करते हैं लोग, स्त्री पुरुष, तो स्त्री स्नान कर रही है नदी में, तो सुबह का गतिशील चित्रण ही इसमें किया गया है, यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक या विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी अर्थ देता है। अभी ये ब्रैकेट में कोष्टक उन्हें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उपरोक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा करता है यह बताना है। अभी हमने बताया था, ये चूँकि क्वेश्चन में था इसलिए। उपरोक्त पंक्ति में कोष्टक में दी गई पंक्ति से प्रातःकालीन आसमान की पवित्रता के साथ साथ यह अर्थ भी आ गया है कि आकाश अभी रात्रिकालीन, जो रात्रि में नम हो जाता है आसमान, वातावरण नम हो जाता है, गीला हो जाता है, वो नमी अभी भी बरकरार है, वो सूखी नहीं, अभी गीला पड़ा है। से तात्पर्य है कि प्रातःकालीन सूर्योदय के समय रात में जो वातावरण और आसमान उसकी बूंदों की वजह से गीला हो जाता है, नम हो जाता है, वो नमी अभी भी बरकरार है, यह बताने के लिए उन्होंने ब्रैकेट का प्रयोग किया है। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में गृहिणियाँ चौके को राख से लीप करके, राख और पानी को घोल बना करके उससे लीप करके उस चूल्हे को पवित्र करती है, चूल्हे को शुद्ध, बिना उसके लिपे अगले दिन का भोजन नहीं बनता है। जहाँ पर भी चौके में लकड़ी पर खाना बनता है चूल्हे पर, वहाँ पर स्त्रियाँ सर्वप्रथम प्रातःकालीन कितनी भी इमरजेंसी हो, सुबह बनाना हो तो सुबह उठ करके पहले उसको लिपती है राख से, राख का घोल बना करके उसको पवित्र करती है, तब उसके बाद खाना बनाने का कार्य करती है। उसी प्रकार अभी भोर के समय नीला आसमान राख से पुते गीले चौके की तरह मटमैला और नमी युक्त है, इसलिए ऐसा प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भावार्थ काव्य सौंदर्य एवं प्रश्नोत्तर संपन्न हुआ। किसी भी तरह की अगर समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट लिखें, अवश्य ही दूर करने का प्रयास किया जाएगा।